अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे दो छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं जो कि है हमारे पास विस्कोसिटी एंड आयोनाइजेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं विस्कोसिटी की। कोई भी चीज़ विस्कस उस वक्त होती है, या आम जबान में हम किसी भी चीज़ को उस वक्त विस्कस कहते हैं जब वो गाढ़ी होती है या वो थिक होती है। तो हम फॉर एग्जांपल हमारे पास पानी हो और शहद मौजूद हो तो हम कहते हैं जी शहद जो है वो ज़्यादा विस्कस है। क्यों विस्कस है? क्योंकि उसके अंदर थिकनेस ज़्यादा है, उसके अंदर गाढ़ापन जो है वो ज़्यादा है। तो आम जबान में विस्कस का मतलब होता है गाढ़ापन। बट इन केस ऑफ फार्मास्यूटिक्स विस्कोसिटी को हम थोड़ी ब्रॉड टर्म में डिफाइन करते हैं। अब अगर आप गौर करें तो पानी क्यों विस्कस नहीं है और शहद क्यों विस्कस है, उसकी रीज़न ये है कि जो हमारे पास शहद है उसके अंदर थोड़े से सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से अगर मैं पानी को और शहद को ज़मीन पे गिराऊं तो पानी जल्दी फ्लो करता है, जबकि शहद जो है वो स्लो फ्लो करता है। वो स्लो फ्लो क्यों करता है? आपने जब शहद गिराया तो शहद के अंदर जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उसको गुजरने के लिए, ज़मीन पे से गुजरने के लिए मज़ाहमत का सामना करना पड़ता है। वो जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनको फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है, रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है ज़मीन के साथ, और उनकी मूवमेंट क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। जबकि जो लिक्विड है, लिक्विड इसलिए तेज़ी से फ्लो करता है, या वाटर इसलिए तेज़ी से फ्लो करता है क्योंकि उसके अंदर कोई सॉलिड पार्टिकल्स नहीं होते। क्योंकि उसके अंदर कोई सॉलिड पार्टिकल्स नहीं होते, लिहाजा जब आप उसको ज़मीन पे गिराते हैं तो उसके सॉलिड पार्टिकल्स ना होने की वजह से उसको ज़मीन के साथ किसी किस्म के फ्रिक्शन का सामना नहीं करना पड़ता, रुकावट का सामना नहीं करना पड़ता, और वो तेज़ी से मूव करता है। सो बेसिकली विस्कोसिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? दिस इज़ द इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ अ मूविंग फ्लूइड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। कि अगर कोई फ्लूइड मूव कर रहा है और उसके अंदर इंटरनली फ्रिक्शन मौजूद है, फ्रिक्शन का मतलब है रुकावट, कोई मज़ाहमत, कोई चीज़, कोई रुकावट, कोई हर्डल जो कि उसको मूव करने से रोक रही है, तो हम कहेंगे कि वो लिक्विड क्या है? वो विस्कस है। जैसे कि मैंने आपको बताया जी, हमारे पास शहद जो है वो ज़्यादा विस्कस है क्योंकि शहद के अंदर हमारे पास सॉलिड पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। अगर आप शहद को हाथ पे लेके इस तरह से करें तो आपको थोड़ी सी फ्रिक्शन का सामना होता है, रुकावट का सामना होता है, या थोड़ी सी इरिटेशन का सामना होता है। इन केस आप वाटर को अगर लेंगे तो वाटर बहुत स्मूथली मूव करता है। सो विस्कोसिटी को चेक करने के लिए हम किस ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं? उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है विस्कोमीटर, या इसको आप रियोमीटर कहते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। सो विस्कोमीटर क्या होता है? ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं फॉर मेजरिंग द विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड। ठीक है, किसी भी फ्लूइड की अगर विस्कोसिटी आपने मेजर करनी है तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? विस्कोमीटर इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे पास, हम इसको फार्मास्यूटिक्स में क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि जब भी हम कोई मेडिसिन बनाते हैं तो हम विस्कोसिटी का बहुत ख्याल रखते हैं। कैसे ख्याल रखते हैं? फॉर एग्जांपल आपने कोई लोशन बनाना है, ठीक है, कोई मेडिकेटेड आपने लोशन बनाना है, तो लोशन बनाते हुए आप उस लोशन को बहुत ज़्यादा पतला नहीं बना सकते, क्योंकि अगर आप उसको बहुत ज़्यादा पतला बनाएंगे और आप उसको स्किन पे अप्लाई करेंगे तो जैसे ही आप बॉटल खोलेंगे वो सारा का सारा नीचे बह जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई सॉलिड पार्टिकल्स मौजूद ही नहीं है, आपने कोई ऐसे पार्टिकल्स डाले ही नहीं है जिसकी वजह से वो आपकी स्किन के ऊपर ठहर जाए, उसमें मौजूद पार्टिकल आपकी स्किन के साथ रिएक्ट करें या मज़ाहमत करें और वो वहीं पे स्टे कर जाए। इसलिए हमें मेडिकेशन बनाते हुए या प्रिपरेशंस बनाते हुए विस्कोसिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। अगर आपने कोई ओरल ड्रॉप्स बनाने हैं या कोई आपने सिरप बनाना है तो हम उसको पतला बनाते हैं। इसलिए पतला बनाते हैं क्यों? ताकि वो आसानी से हमारे गले से नीचे उतर जाए और हमारी बॉडी में पेनिट्रेट हो जाए। बट अगर हमने कोई चीज़ लोशन की शक्ल में बनानी है या क्रीम की शक्ल में बनानी है तो हम उसको थिक बनाते हैं, हम उसको विस्कस बनाते हैं। क्यों? ताकि वो जब हम निकालें तो वो वहाँ पे हमारी स्किन के ऊपर कुछ देर के लिए स्टे करे, स्किन के ऊपर से बह ना जाए। सो इसलिए विस्कोसिटी जो है वो मेडिकेशन में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जांपल, कॉन्सेप्ट ऑफ विस्कोसिटी हेल्प टू प्रिपेयर डिफरेंट डोजेज फॉर्म। डोजेज फॉर्म का मतलब होता है दवाइयों की शक्लें। जब आपने मुख्तलिफ शक्लों की, मुख्तलिफ फॉर्म्स की दवाइयाँ बनानी होती हैं तो उसके लिए आपको विस्कोसिटी का कंसेप्ट होना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि किस तरह की प्रिपरेशन को बनाते हुए उसको कितना थिक रखना है या कितना उसको पतला रखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आई ड्रॉप्स बनाते हैं और एयर ड्रॉप्स बनाते हैं तो हम क्या कोशिश करते हैं कि वो बहुत पतले हों,
क्यों? क्योंकि अगर वो पतले होंगे तो वो आसानी से हमारे कान के अंदर तक पेनिट्रेट कर जाएंगे। इसी तरह से अगर वो हम उनको थिन बनाएंगे एयर ड्रॉप्स को, तो वो आसानी से हमारी आँख के अंदर फ्लो करेंगे। बट अगर मैं आई ड्रॉप्स और एयर ड्रॉप्स के अंदर थोड़े से सॉलिड पार्टिकल्स डाल दूँ, सॉलिड पार्टिकल्स मुराद है मैं उसको थोड़ा सा थिक कर दूँ, उसको थोड़ा सा विस्कस कर दूँ, तो वो जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो हमारी आँख की जो लेयर है उसके साथ टकराएंगे और वहाँ पे फ्रिक्शन पैदा होगी, आपको आँख के अंदर चुभन पैदा होगी और आपकी आँख में कोई इन्फेक्शन हो सकता है। सेम केस आपके कान में हो सकता है कि अगर आप उसको शहद की तरह थिक बनाएंगे तो वो ड्रॉप जब आप कान में डालेंगे तो वो आपके बाहर वाले कान में तो रहेगा, लेकिन वो मिडल और इंटरनल कान तक नहीं पहुंच पाएगा। सो आपकी दवाई का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। सो जो भी आपने प्रिपरेशन बनानी है उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि उसको आपने कितना विस्कस रखना है। इसके साथ साथ जब हम क्रीम्स बनाते हैं, क्रीम्स जो होती हैं वो हम स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं। इसी तरह से ऑइंटमेंट्स होती हैं जो कि हम मोस्टली आइज़ के लिए बनाते हैं, कि आइज़ के लिए स्पेशल टाइप की क्रीम्स होती हैं जिनको हम ऑइंटमेंट्स कहते हैं। तो अगर आपने क्रीम्स बनानी है, ऑइंटमेंट बनानी है, तो उसके लिए भी आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि विस्कोसिटी कितनी रखनी है। सेम केस अगर आपने सीरप्स बनाने हैं और इमल्शंस बनानी है। सीरप और इमल्शंस में क्या फ़र्क होता है? सीरप में जो भी हम लिक्विड्स इस्तेमाल करते हैं वो सारे के सारे लिक्विड वो होते हैं जो एक दूसरे के अंदर हल होते हैं। फॉर एग्जांपल आप पानी ले लें, आप रूह अफ़ज़ा डाल लें, आप उसके अंदर चीनी घोल लें, तो वो तमाम इंग्रेडिएंट्स वो हैं जो एक साथ मिक्स करने पे यकजा हो जाते हैं, अलग अलग नहीं रहते, यकजा हो जाते हैं। तो इस तरह की जो प्रिपरेशन होती है उसको सीरप कहते हैं। आप सिंपली पानी लें, उसमें चीनी डालें, रूह अफ़ज़ा डालें, तो आपने एक सीरप प्रिपेयर कर लिया है, ठीक है, और तमाम चीज़ें एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो गई हैं। बट अगर आप पानी लें और उसके अंदर आप जो है वो रेत डाल दें, ठीक है, तो क्या, बल्कि आप पानी लें और उसके अंदर आप ऑयल डाल दें, तो क्या होगा? पानी की लेयर अलग हो जाएगी और ऑयल की लेयर अलग हो जाएगी। तो इस तरह की प्रिपरेशन को हम कहते हैं इमल्शंस। इमल्शंस वो प्रिपरेशंस होती हैं जिसके अंदर जो दो लिक्विड्स आपने इस्तेमाल किए होते हैं वो दो लिक्विड एक दूसरे के अंदर प्रॉपरली हल नहीं होते, प्रॉपरली मिक्स नहीं होते। उनको मिक्स करने के लिए हम उनके अंदर इमल्सीफाइंग एजेंट डालते हैं। ये कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हम ड्रग के अंदर डालते हैं और जिसकी वजह से दो ना हल होने वाले लिक्विड्स एक दूसरे के अंदर हल हो जाते हैं और वो एक यकजा हो जाते हैं। सो सिरप में आपको इस तरह के इंग्रेडिएंट्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सिरप में आप ऑलरेडी वही लिक्विड्स इस्तेमाल करते हैं, वही चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जो कि एक दूसरे के अंदर हल होती हैं। सो जब भी आपने कोई इमल्शन लेनी है, फॉर एग्जांपल ब्रूफिन जो है, ब्रूफिन का जो सिरप होता है वो इमल्शन की शक्ल में अवेलेबल होता है, तो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि शेक वेल बिफोर यूज़, क्योंकि जैसे ही आप इमल्शन की डब्बी को काफ़ी दिनों के लिए छोड़ देंगे तो उसमें मौजूद जो दो डिफरेंट लिक्विड्स हैं, जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे बैठ जाएगा, जिसकी विस्कोसिटी कम होगी वो ऊपर आ जाएगा, तो वो अलग अलग हो जाएंगे। तो जब आप डोज इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास एक प्रॉपर डोज नहीं जाएगी। इसलिए लिखा हुआ होता है कि कभी भी कोई भी इमल्शन आपने इस्तेमाल करनी है या सस्पेंशन आपने इस्तेमाल करनी है तो उसको आपने अच्छे से शेक करना है। सस्पेंशन क्या होती है? सस्पेंशन एक ऐसी प्रिपरेशन होती है जिसके अंदर हमारे पास एक लिक्विड होता है और उसके साथ हमने कुछ ऐसे सॉलिड पार्टिकल्स डाले हुए होते हैं जो कि उसके अंदर हल नहीं होते बल्कि उसके अंदर घूमते रहते हैं। फॉर एग्जांपल आप पानी लें और उसके अंदर रेत डाल दें, तो इस तरह से जो प्रिपरेशन बनेगी उसको आप क्या कहेंगे? सस्पेंशन कहेंगे। जैसे ही आप उसको हिलाएंगे तो वो जो आपके पास ब्रूफिन की सस्पेंशन भी आती है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो उस लिक्विड के अंदर घूमते रहते हैं और जब आप उसको रख देंगे तो वो सारे के सारे पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे। इस केस में भी अगर आप दवाई इस्तेमाल करेंगे, खाएंगे, तो आप अगर उसको हिला के इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपके पास प्रॉपर डोज जो है वो नहीं आएगी। सो आपको पता होना चाहिए कि जब हमने सिरप बनाना है जो कि एक दूसरे के साथ प्रॉपर हल होता है, उसको कितनी विस्कस रखना है। इमल्शन बनाएंगे तो वो थोड़ी सी ज़्यादा विस्कस होगी, क्यों? क्योंकि उसके अंदर हमने इमल्सीफाइंग एजेंट्स भी डाले हैं। और अगर हम सस्पेंशन बनाएंगे तो वो उससे ज़्यादा विस्कस होगी, क्यों? क्योंकि सस्पेंशन के अंदर हमारे पास सॉलिड पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं और हमने ऊपर पढ़ा है कि जितने ज़्यादा सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उतनी फ्रिक्शन ज़्यादा होती है और उतनी चीज़ जो है वो ज़्यादा विस्कस होती है। तो इसलिए विस्कोसिटी का कंसेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ अगर आपने नेज़ल ड्रॉप्स बनाने हैं तो उसके लिए भी आपको पता होना चाहिए कि विस्कोसिटी कितनी रखनी है। फिर हमने कुछ एग्जांपल्स दी हैं कि वो कौन कौन से केमिकल्स हैं जिनको हम किसी भी मेडिसिन के अंदर इस्तेमाल करके उस मेडिसिन की विस्कोसिटी को बढ़ा सकते हैं। तो केमिकल्स का नाम है मिथाइल सेलुलोज, हाइड्रोक्सी मिथाइल सेलुलोज। ये क्या है? सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट है
या कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, जैसे कि प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई होती हैं, थिक होते हैं, आप इनको किसी भी चीज़ के अंदर डालें तो वो क्या हो जाते हैं, विस्कस हो जाते हैं। जैसे कि आप जब सूप बनाते हैं तो सूप के अंदर हम जो है वो उसको थिक करने के लिए कुछ ना कुछ कॉर्न फ्लोर वगैरह या कुछ ना कुछ ऐसा केमिकल ऐड करते हैं जिसकी वजह से हमारा जो सूप होता है वो थिक हो जाता है। तो वो बेसिकली किसका काम कर रहा है, वो विस्कोसिटी बढ़ाने का काम कर रहा होता है। These are the viscosity enhancers and are used in the ophthalmic solution। तो हम इनको आँख के अंदर इस्तेमाल करते हैं ताकि अब आँख की जो आपने प्रिपरेशन बनानी है वो बहुत ज़्यादा पतली भी ना हो, इतनी पतली भी ना हो कि जैसे ही आप आँख के अंदर ड्रॉप डालें वो बह के बाहर आ जाए। कम से कम इतनी वो विस्कस होनी चाहिए कि वो आँख के अंदर वो दवाई स्टे कर जाए। बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए कि वो आपकी आंखों में इरिटेशन काज कर दे, बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए कि वो बह जाए। तो उसके लिए एक प्रॉपर विस्कोसिटी आपके पास होना ज़रूरी है। तो इसलिए विस्कोसिटी का कंसेप्ट आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है। उसके बाद एक मज़ीद छोटा सा टॉपिक आता है, डैट इज़ कॉल्ड आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन क्या होता है? आयोनाइजेशन एक ऐसा अमल है जिसमें हम किसी भी केमिकल को, चाहे वो लिक्विड है चाहे वो सॉलिड है, किसी भी शक्ल में है, उसको जब आप हीट करते हैं, हीट आप उसको डायरेक्ट जो है वो जो आपके पास फ्लेम होता है उसके ज़रिए भी कर सकते हैं, आप उसको रेडिएशंस के ज़रिए भी कर सकते हैं, किसी केमिकल रिएक्शन के ज़रिए से भी उसको हीट कर सकते हैं। जब आप किसी भी कंपाउंड को हीट करें और वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाए तो हम कहते हैं कि जी आयोनाइजेशन हो गई है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास वाटर है, वाटर को जब आप हीट करते हैं तो वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है? वाटर कन्वर्ट होता है हाइड्रोजन आयंस में और हाइड्रोक्सिल आयंस के अंदर। ठीक है, तो अब आप हमने क्या किया है, वाटर को हीट किया है, हीट करने से वो पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो गया है। तो मैं कह दूंगी जनाब जो हमारे पास वाटर है इसकी क्या हो गई है, इसकी आयोनाइजेशन हो गई है। सो आयोनाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच एन एटम ऑब्टेन अ नेगेटिव और अ पॉजिटिव चार्ज। कोई किसी के पास पॉजिटिव आएगा, दूसरे के पास कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। और ये चार्ज क्यों आता है? जब भी इस चार्ज के आने की वजह ये होती है कि हीट करने से कोई एक कंपाउंड या कोई एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को शिफ्ट कर देता है। जाहिर है आपको पता है जी इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो उसके पास नेगेटिव चार्ज ऐड हो जाएगा और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। जो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्योंकि उसके पास नेगेटिव चार्ज की कमी हो जाएगी तो उसके पास कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। सो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक एटम एक नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज हासिल करता है। क्यों हासिल करता है? जब वो गेन करता है या वो लूज करता है इलेक्ट्रॉन को। अगर वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, अगर वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। एग्जाम्पल है हमारे पास वाटर। आयंस कैसे बनते हैं, ये बने कब हैं, आयोनाइजेशन होती कब है? जब आप हीट अप्लाई करते हैं, रेडिएशन अप्लाई करते हैं या केमिकल रिएक्शन करते हैं। लिहाजा हमें एनर्जी जो है वो लगानी पड़ती है। जब तक आप एनर्जी नहीं लगाएंगे हीट की शक्ल में, रेडिएशन की शक्ल में, तो आप आयोनाइजेशन नहीं कर सकते। अब आयोनाइजेशन का कंसेप्ट हमने फार्मास्यूटिक्स में क्यों पढ़ना है? आयोनाइजेशन का कंसेप्ट हमें इसलिए पढ़ना है क्योंकि हम ड्रग्स की जब स्टडी करते हैं तो वहाँ पे जो आयोनाइजेशन है ड्रग की वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमेशा याद रखिएगा बॉडी के अंदर वो ड्रग एब्जॉर्ब होती है जो कि अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होती है। अगर वो टूट जाएगी, वो आयंस बना देगी तो वो बॉडी के अंदर स्टे नहीं कर सकती, वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती है। अगर वो इस शक्ल में है तो वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होगी। जब वो टूट जाएगी तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाएगी, वो आयोनाइज्ड हो जाएगी। और जब वो छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाएगी तो वो बॉडी में रुकेगी नहीं, बॉडी से फुजले के जरिए से या आपके यूरिन के जरिए से खारिज हो जाएगी। सो हमें मेडिसिन को प्रिपेयर करते हुए उनकी आयोनाइजेशन का भी ख्याल रखना पड़ता है। सो कॉन्सेप्ट ऑफ आयोनाइजेशन हेल्प टू अंडरस्टैंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। हमेशा वो ड्रग बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होगी जो कि अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होगी। ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म है, ये आयोनाइज्ड फॉर्म है। ठीक है, तो ड्रग ये कैसे बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि ड्रग की एब्जॉर्प्शन के लिए उसका क्या होना जरूरी है, अनआयोनाइज्ड होना जरूरी है, अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होना उसका जरूरी है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ आयोनाइजेशन हेल्प टू अंडरस्टैंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसलिए ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन भी डिपेंड करती है कि वो कितनी ज़्यादा अनआयोनाइज्ड फॉर्म में है। कॉन्सेप्ट ऑफ आयोनाइजेशन हेल्प टू अंडरस्टैंड एलिमिनेशन।
ड्रग को खारिज होने, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में ड्रग का जाना, इसका डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे आप कोई चीज़ डोनेट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो मतलब आप कहाँ कहाँ उसको तकसीम कर रहे हैं। तो दवाई जहाँ पे अब्जॉर्ब होती है उसके बाद उसको बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में फैलना होता है, दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ड्रग की आप आयनाइजेशन का ख्याल नहीं रखेंगे तो वो कहीं रास्ते में रुक जाएगी, वो सही से फैलेगी नहीं। उसके बाद जब आप ड्रग अच्छे से फैल जाती है तो उसके बाद ड्रग का टूटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब तक वो टूटेगी नहीं वो आपकी बॉडी से निकल नहीं सकती। तो ड्रग की एलिमिनेशन का मतलब होता है खारिज होना। हमेशा वो ड्रग बॉडी से खारिज होती है जो कि किस शक्ल में होती है, आयोनाइज्ड फॉर्म में होती है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि ड्रग की एब्जॉर्प्शन के लिए ड्रग का कैसा होना ज़रूरी है, अनआयोनाइज्ड होना ज़रूरी है। उसके बाद वो ड्रग लीवर के पास जाती है, लीवर उसको एनर्जी देता है और जिसकी वजह से ड्रग टूट जाती है और वो क्या बन जाती है, आयोनाइज्ड बन जाती है। जब वो आयोनाइज्ड हो जाती है तो वो आसानी से हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाती है, यूरिन से रिलीज हो जाए, आपके फीसिस से रिलीज हो जाए, आपके सलाइवा से रिलीज हो जाए, आपकी मिल्क सिक्रीशन से रिलीज हो जाए, किसी भी तरह से दवाई जो है वो खारिज हो जाती है। कॉन्सेप्ट ऑफ आयोनाइजेशन हेल्प इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग। सो अगर आपने ड्रग बनानी है तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमने बनाते हुए उसको अनआयोनाइज्ड फॉर्म में बनाना है। अगर हम अनआयोनाइज्ड फॉर्म में नहीं बनाएंगे तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगी, एब्जॉर्ब नहीं होगी तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, और डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी तो वो अपना काम नहीं दिखाएगी। सो आप अगर इस बगैर सोचे समझे, बगैर आयोनाइजेशन का ख्याल रखे ड्रग बनाएंगे तो वो बॉडी के अंदर कोई काम जो है वो नहीं करेगी। सो ये था जनाब आपके दो छोटे छोटे से टॉपिक, विस्कोसिटी एंड आयोनाइजेशन। आई होप आपको पसंद आए होंगे। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।